दोस्तों, चर्म उद्योग खासकर जूता निर्माण पर केंद्रित इस लंबे धारावाहिक में अब तक हमने जूता बनाने के लिए उपयुक्त लेदर, उसकी उपलब्धता, आवश्यक मशीन, उनकी कार्य प्रणाली, रख रखाव आदि पर पिछली कई कड़ियों में बहुत कुछ देखा और सीखा है। पिछले तमाम विषयों को समेटे खासकर चंद आवश्यक कलपुर्जों के कुछ अनछुए पहलुओं पर अब प्रस्तुत है हमारी यह कड़ी, जिसमें आप देखेंगे खासकर सुई की बनावट, धागे की बुनावट व अन्य बारीकियों जैसे शटल एवं फीड टाइप, एजेस, सीम के प्रकार आदि। पहले देखते हैं शटल एवं फीड की किस्में। शटल, जिसे हुक भी कहते हैं, दो प्रकार से घूमता है। ये देखिए, दोलन शटल किस प्रकार आगे पीछे कर रहा है, और ये है रोटरी मूवमेंट, जिसमें हुक पूरा गोल घूमता है। फीड मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, देखिए कैसे। 1. नॉर्मल ड्रॉप फीड। 2. कंपाउंड फीड, जिसमें सिलाई करते समय नीडल कार्य के अंदर रहती है। 3. यूनिशन फीड। ये कंपाउंड फीड और 2 वॉकिंग फुट का कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों, इस कड़ी में अब हम अन्य चीजों के अलावा नीडल एवं थ्रेड पर बारीक नजर डालेंगे। तो आइए पहले देखते हैं थ्रेड, जो प्राकृतिक या सिंथेटिक या दोनों का ताना बाना हो सकता है। थ्रेड के 2, 3 या अधिक स्ट्रैंड्स को ऐड कर थ्रेड के अलग अलग साइज प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए इसमें ट्विस्ट कैसे देते हैं। ये है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसे आप एस या जेड टाइप कह सकते हैं। अब सवाल उठता है ट्विस्ट की पहचान का, तो गौर से देखिए। दाएं हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से पकड़कर थ्रेड को अपनी ओर घुमाने पर यदि थ्रेड ढीला पड़ता है या खुलता है तो ये एस ट्विस्ट, और यदि टाइट होता है तो जेड टाइप। पहचान की बात चली तो क्यों ना नेचुरल एवं सिंथेटिक थ्रेड की पहचान भी कर लें। देखिए किस प्रकार धीरे धीरे जलता है नेचुरल थ्रेड। लौ भी उठती है, लेकिन ये रहा सिंथेटिक थ्रेड, जो कितनी तेजी से जलता है। लौ नहीं, धुआं निकलता है और जलने वाला सिरा लपलपाकर जलता है और अंत में इसके सिरे पर एक गांठ बन जाती है। अभी हमने थ्रेड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। अब चलते हैं नीडल यानी सुई के पास। दोहराने की जरूरत नहीं दोस्तों कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आकार एवं नोक की सुइयां इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल हम देखते हैं नीडल के विभिन्न भागों को। गौर से देखें, बारीक मामला है। ये बट है, पिछला भाग जो थोड़ा टेपर करता हुआ है, ताकि नीडल बार में आसानी से घुस सके और बिल्कुल फिट बैठ जाए। और ये रहा सैंक, जो नीडल बार में फंसता है और एक स्क्रू इसे यथास्थान पर कसकर बनाए रखता है। इसे शोल्डर कहते हैं। और ये रहा ब्लेड। अब देखिए लॉन्ग ग्रूव, जो सिलाई के समय थ्रेड की रक्षा करता है। ये आंख है, जिसे नीडल आई कहते हैं। और ये है नीडल का पॉइंट, जो मटेरियल में सुराख करता है। अब देखिए क्लियरेंस कट, जिसे कभी कभी स्कार्फ भी कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने नीडल यानी सुई के आकार प्रकार देखे। अब देखते हैं कैसे चुने सही सुई। दरअसल किसी नए स्टाइल या उत्पाद की योजना बनाते वक्त या फिर थ्रेड या मटेरियल चयन की भांति नीडल का चयन भी महत्वपूर्ण है। सुई का आकार और उसकी नोक सही हो तो उत्पादन के दरमियान टूट फूट कम होती है। वस्तुतः उत्पादन आरंभ करने पूर्व सिलाई के लिए जांच प्रक्रिया में ही सही सुई सुनिश्चित कर ली जाती है।
अब देखिए नीडल का आकार। मटेरियल की संरचना और मोटाई, थ्रेड की प्लाई की संख्या और साइज के अनुसार नीडल का साइज व पॉइंट निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः पतली सुई के दो लाभ होते हैं। एक तो सिलने वाला मटेरियल मजबूती नहीं खोता, दूसरा तैयार होने के बाद सीम खूबसूरत दिखती है। और दोस्तों अब चलते हैं किनारों पर यानी एजेस पर। ये कितने तरह के होते हैं और क्या है इनकी खासियत? अपर्स पर मुख्यतः 6 प्रकार के एजेस का इस्तेमाल होता है। फोल्डेड, स्लीपर बाउंड, फ्रेंच बाउंड, ग्रिम्फ्ड, रॉ, शैलो बैग्ड। तो अब देखते हैं इनके बारे में विस्तार से। ये है फोल्डेड एज। मोटे तौर पर 4 मिलीमीटर एज फोल्ड किया जाता है, पर इससे पहले स्काइविंग जरूरी है। इसे इंग्लिश या यू बाइंडिंग भी कहते हैं। बाइंडिंग में दरअसल एज के साथ फैब्रिक, प्लास्टिक या लेदर का मेल होता है। फैब्रिक आदि की मोटे तौर पर 10 से 16 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी लगी हो सकती है। फ्रेंच बाउंड एज, इसमें भी लेदर, फैब्रिक आदि की लगभग 13 मिलीमीटर बाइंडिंग होती है। कंपोनेंट जिसमें फ्रेंच बाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैटर्न पर कोई अलाउंस नहीं लगाया जाता है। कभी कभी बाइंडिंग का एक एज गिम्फ्ट हो सकता है। एज की एक अन्य चौथी किस्म है गिम्प्ड एज। गिम्पिंग का काम परफोरेटिंग मशीन, डाई पंच या गिम्पिंग कैंची द्वारा किया जाता है। गिम्पिंग के लिए पैटर्न कटर कंपोनेंट के किनारे पर 4 मिलीमीटर का ट्रिम ऑफ अलाउंस देता है। अब देखिए रॉ एज। इसमें अलाउंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसकी सुंदरता के लिए इस पर लेदर के रंग के अनुसार रंग लगाया जाता है। और छठी किस्म का एज है शैलो बैग्ड एज, जो क्लोज्ड सीम होता है। मोटे तौर पर बैगिंग 3 मिलीमीटर होता है, जिससे सीम साफ सुथरी दिखती है। तो अभी आपने देखा एजेस, अब देखिए विभिन्न प्रकार के सीम। क्लोज सीम, फ्रेंच सीम, लेब्ड सीम, पाइपिंग सीम, बटेड सीम। अब देखते हैं विस्तार से क्या है ये सीम। ये क्लोज सीम है। 2 सेक्शंस को आमने सामने रखकर एज से लगभग 1.5 मिलीमीटर स्टिच कर क्लोज सीम प्राप्त की जा सकती है। स्टिचिंग के बाद सीम को खोला और रब किया जाता है। बाहर की ओर खोलने पर अंदर एक रिज रह जाता है, जो यदि फ्लैट नहीं किया गया तो जूता पहनते समय ये स्थान बहुत दुखदाई होगा। रिज को फ्लैट करने की प्रक्रिया को ही सीम रबिंग या सीम रिड्यूसिंग कहते हैं। पैटर्न कटर इस मामले में 1.5 मिलीमीटर का अलाउंस छोड़ता है। ये है फ्रेंच सीम। सामान्य क्लोज सीम को एक फैब्रिक टेप से ढक दिया जाता है, जो सीम को मजबूती प्रदान करता है और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सीम के दोनों ओर स्टिचिंग कर दी जाती है। और अब देखिए लेब्ड सीम। अपर के रूप में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसमें एक के ऊपर एक सेक्शन रखकर देखिए कैसे स्टिचिंग की जाती है। ये सबसे मजबूत सीम होती है। पुरुषों के जूतों के लिए 9 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए 6 मिलीमीटर का अलाउंस दिया जा सकता है। ये पाइपिंग सीम है। ये क्लोज सीम की तरह ही होती है। इसमें प्रत्येक सेक्शन के बीच मटेरियल का एक स्ट्रिप रखकर सिलाई कर दी जाती है तथा पैटर्न में 1.5 मिलीमीटर का अलाउंस छोड़ दिया जाता है। और ये है बटेड सीम। सेक्शंस की एक साथ बटिंग कर जिगजैग मशीन पर स्टिचिंग की जाती है। बटेड सीम करने के लिए कंपोनेंट के किनारों पर कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है। देखा दोस्तों, तरह तरह के सीम और उनके लिए अलाउंस। अब मैं आपको एक अलग विषय लॉक एंड चेन स्टिच फॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ। ये लॉक स्टिच है। ये 2 थ्रेड से बनी है।
ऊपरी थ्रेड नीडल आई से और निचला धागा बॉबिन से आता है। 2 तने हुए थ्रेड से बना लॉक मटेरियल में देखिए किस तरह धंसा हुआ होता है। ध्यान से देखें कि टॉप एवं बॉटम थ्रेड हर एक स्टिच के साथ आपस में लॉक लगाते हुए कसे हुए हैं। और दोस्तों, अब देखिए मशीन से लॉक स्टिच फॉर्मेशन कैसे की जाती है। ये एक टॉप थ्रेड है, इसे नीडल थ्रेड भी कहते हैं। और ये रहा बॉटम या बॉबिन थ्रेड। बॉबिन थ्रेड के तनाव को नियंत्रित रखने के लिए बॉबिन केस के टेंशन स्प्रिंग के स्क्रू को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर लगा दिया जाता है। उचित सिलाई का टांका बनाने हेतु मशीन की सही थ्रेडिंग आवश्यक है। प्रेशर व्हील के अंदर मटेरियल का एक टुकड़ा रखना न भूलें। दोनों थ्रेड को बाएं हाथ से उठाकर बैलेंस व्हील को दाएं हाथ से अपनी ओर घुमाएं। नीडल सबसे निचली पोजीशन में हो। व्हील घुमाते रहें और देखें कि किस प्रकार नीडल उठने के साथ ही हुक टॉप थ्रेड को पकड़ लेता है। घुमाना जारी रखें और नीडल लेदर से बाहर आ जाएगा। टॉप थ्रेड बॉबिन केस के ऊपर और पीछे से गुजरेगा और दोनों थ्रेड आपस में बुन जाएंगे। टेक अप लीवर उठेगा और स्टिच पर लॉक टाइट हो जाएगा। लॉक स्टिच फॉर्मेशन बेहतर होता है यदि सिलाई के टांके मटेरियल के दोनों ओर फर्म होते हैं। ये सबसे मजबूत स्टिच फॉर्मेशन होती है। मित्रों, अभी आपने देखा लॉक स्टिच फॉर्मेशन। आगे हम देखेंगे कि लॉक स्टिच सिलाई के दरमियान क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, जैसे स्टिचिंग छूटना, टॉप थ्रेड का टूटना, बॉटम थ्रेड का टूटना या टॉप थ्रेड या फिर बॉटम थ्रेड का बहुत हल्का होना। ये चंद खामियां हैं जो अक्सर देखी जाती हैं। ये देखिए स्लिप स्टिचिंग का मामला। कैसे स्टिच छूट गई है। वजह कई हो सकती है। नीडल बार में नीडल सही से नहीं लगी हो, नीडल ट्विस्टेड हो अर्थात टेढ़ी लगी हो या मुड़ी हो, मशीन आउट ऑफ टाइम हो, सही थ्रेडेड नहीं हो। इन खामियों को दूर कर स्लिप स्टिचिंग से बचा जा सकता है। टॉप थ्रेड का टूटना संभव है यदि नीडल पर बर हो या हुक पॉइंट पर बर होना इस समस्या की वजह हो सकती है। मामला कोस टेंशन डिस्क्स और कोस ग्रूव इन अ थ्रेड गाइड का भी हो सकता है। इन्हें स्मूथ कर टॉप थ्रेड से टूटने की संभावना कम की जा सकती है। तीसरी समस्या बॉटम थ्रेड टूटने की है। देखिए, बॉबिन टेंशन स्प्रिंग पर बर तो नहीं, स्प्रिंग बदल दें। थ्रोट प्लेट भी कोर्स हो सकता है, स्मूथ कर दें